नवल पाल प्रभाकर दिनकर जी की लिखी कहानी सुनाने जा रही हूँ। शीर्षक है बदलाव। वह औरत जिसका नाम कमला था, आज तो मुझे किसी भी कीमत पर छोड़ने वाली नहीं थी, क्योंकि सुबह से ही हर किसी इंसान से या गली से गुजरने वाले बच्चे, बूढ़े या जवान से मेरा पता पूछती फिर रही है। क्योंकि अभी 3 दिन पहले ही मैं उस गली से गुजर रहा था जिस गली में उसका बड़ा सा एक मकान था। उस मकान में एक कमरा ऐसा था जिसमें उसके सास ससुर लेटे हुए थे। बस उन्हीं से मिलकर मैं आया था। खड़े खड़े ही उनसे 10 मिनट बात की, उससे ज़्यादा तो बात भी नहीं हो पाई थी कि वे चिल्ला उठे और मैं वहाँ से भाग निकला। उस वाक़ये को याद करके आज मेरा दम निकला जा रहा था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि शायद उनके चिल्लाने से कमला को कोई तकलीफ़ हुई होगी और उसका बदला लेने के लिए आज वह मुझे सुबह से ही पूछ रही है। क्योंकि यह मैं भी जानता था कि कमला उस मोहल्ले में सबसे ज़्यादा झगड़ालू औरत थी। गुस्सा तो उसकी नाक पर हमेशा धरा रहता था। कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन कमला किसी से भी झगड़ा न करती। जिस दिन कमला किसी से झगड़ा ना करती, उस दिन उसे भोजन भी नहीं पचता था। सुबह से शाम तक यदि कोई झगड़ा ना होता, तो शाम को जब उसका पति ऑफिस से घर आता तो उसी के साथ किसी बात पर झगड़ पड़ती। जिस किसी से पूछती वो सीधा मेरे पास आता और उसके विषय में आकर बताते और कहते, भाई साहब, आप इस शहर में शायद नए आए हैं, इसलिए आप उसके विषय में कुछ भी नहीं जानते, इसलिए आपने उससे बिना वजह ही झगड़ा मोल ले लिया है। आप अच्छे इंसान लगते हैं, इसलिए हमारी माने तो यहाँ से भाग जाइए। मैं भी उनकी बातों से घबरा गया, क्योंकि मुझे लगा कि आज मेरी खैर नहीं। मैं वहाँ से निकल लिया। शहर से बाहर जाने वाली गली के रास्ते बाहर आ गया। शहर के बाहर एक पार्क सा बना हुआ था, जिसमें मैं जब कभी समय मिलता तो घूमने निकल आया करता था। मौसम तो मस्त था और साथ में हरा भरा वह पार्क, जिसमें तरह तरह के फूल भी खिले थे। सो उन्हें देखकर मैं पिछली सारी बातें भूलकर वहीं टहलने लगा। मगर ना जाने उस औरत को उस पार्क का पता किसने दिया। वह वहीं आ पहुंची। जब उसे अपने पास आते हुए देखा तो मैं नज़र बचाकर वहाँ से खिसक लिया, परंतु वह औरत कहाँ मेरा पीछा छोड़ने वाली थी। मुझे पकड़ने के लिए वह मेरे पीछे दौड़ी। मैं दौड़ता रहा, वह भी मेरे पीछे रुको रुको की आवाज़ करती हुई दौड़ती रही। आखिर मैंने सोचा कि कब तक मैं भागता रहूँगा। आज भागूँगा, कल भागूँगा, परंतु कभी तो इसके हाथ आऊँगा ही। फिर ना जाने ये मेरा साथ क्या करे, सो तो कुछ मैं नहीं जानता। आज ही कर लेगी या कल करेगी, यह सोचकर अचानक मैंने अपनी रफ्तार धीमी कर ली और उसने पीछे से आकर मुझे पकड़ लिया। आते ही 2 तमाचे मेरे मुंह पर जड़कर कहने लगी, मुझे देखकर तू भागा? मैं डर गया था काकी, मुझे माफ़ कर दो। तुझे माफ़ कर दूं? क्या सोचा था तूने? मैं तुझे माफ़ कर दूंगी? मुझसे ऐसे तो आँख चुरा तेरे काका भी आज तक नहीं भाग सके, फिर तू क्या चीज़ है? और कहता है डर गया था। मैं कोई डायन हूँ जो तू मुझसे डर गया? आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, चल मेरे घर। मैं डरता क्या न करता, सो उसके आगे आगे ऐसे चलने लगा जैसे कोई पशु मालिक की मार से बचने के लिए चुपचाप इधर उधर बिना देखे चलने लगता है। मगर कभी कभी कनखियों से जो इधर उधर देखता तो मुझे लोगों के डरे हुए चेहरे और मेरे प्रति सहानुभूति दर्शाते हुए दिखाई दे रहे थे। वे कुछ ना बोलते हुए बस टकटकी लगाए हुए देख रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जो उन्होंने टोका तो आफत उनके गले पड़ जाएगी। अब भी कमला के मन में जब आता वो मुझे लात गुस्से जड़ देती थी। उसकी घर तक पहुँचते पहुँचते मुझे 20-30 थप्पड़ और बहुत सी लातें खानी पड़ी थीं। बड़ी मुश्किल से मैं उसके घर पहुँचा। उसके घर पहुँचकर दरवाजे के अंदर दाखिल होकर उसने मुझे बड़े से चौक में एक तरफ बैठने का इशारा किया, सो मैं बहुत जल्दी वहाँ बैठ गया। तू ही है ना जो उस दिन मेरे घर आया था? चिल्लाते हुए कहा। हाँ,
मैं ही था काकी, मुझे माफ़ कर दो। मैं इस शहर में अनजान हूँ, मुझे पता नहीं था। मैंने डरते हुए हाथ जोड़कर कहा। क्या नहीं पता था तुझे? यही कि मेरे आने से आप नाराज़ होंगी। तूने मेरे सास ससुर को बहकाया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। सच सच बता, तूने इनसे ऐसा क्या कहा था? मैंने कुछ नहीं कहा इनको। कुछ तो कहा होगा इनको, जो ये इतने खुश नज़र आ रहे हैं। पहले तो कभी इनको इतना खुश नहीं देखा था। मैं इन्हें तड़प तड़प कर और जल्दी से मरता हुआ देखना चाहती थी, मगर इनकी खुशी ने तो इनकी उम्र और ज़्यादा बढ़ा दी है। मैं अब भी वहीं नीची गर्दन किए काँप रहा था और मेरे ना बोलने पर उसने 2-4 तमाचे और मेरे गालों पर जमा दिए। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। सच सच बता, तूने ऐसा इन्हें क्या कहा जो ये खुश नज़र आ रहे हैं? मेरे ज़ोर से चिल्लाने पर भी ये हंसकर चुप हो जाते हैं। बता, नहीं तो आज तेरी खैर नहीं। अब यह सुनकर मैं चुप हो गया और उस समय को याद करने लगा जब मैं यहाँ इनकी सास ससुर के कमरे में घुसा था, तो मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं रुका। फिर उन 2 मिनट में मैंने ऐसा क्या कह दिया जो ये इतने खुश हो गए और इनकी बहू ने मेरी ऐसी हालत कर दी। चुप क्यों है? तू बताता क्यों नहीं? या दूँ खींच कर फिर से कान के नीचे? बताता हूँ काकी, बताता हूँ। उस समय मैंने क्या कहा था? उस समय मैं खैर इनसे तो मेरी बात भी नहीं हो पाई थी। मुझे देखते ही आपकी सास चिल्ला पड़ी और मैं वहाँ से भाग लिया। इन्हें देखकर बस मेरे मुंह से ज़रूर निकला था कि इतनी जगह अर्थात ज़मीन होने पर जब इनका ऐसा हाल है तो फिर इनकी बहुओं का हाल कैसा होगा? उनके पास तो इतनी ज़मीन भी नहीं होगी। कैसा होगा? कमला ने एक और जोर का थप्पड़ मेरे गाल पर जड़ दिया। वो तुम्हारी जगह कम होने के कारण काकी। जगह कम होने की वजह से? वो कैसे? विस्मय के साथ कमला ने पूछा। अब की बार मुझे थप्पड़ ना पड़ने की वजह से थोड़ा साहस बढ़ा और बोला, अब तुम्हारे पास 400 गज जगह है जिसमें तुम्हारे देवर जेठ 4 भाई इकट्ठे रहते हैं। तुम्हारे सास ससुर के लिए कोने में एक बैठक बना रखी है। कल को तुम्हारे 4 हिस्से होंगे तो 100-100 गज जमीन ही बांट आएगी। तुम्हारे सास ससुर कुछ दिन के हैं। अब आपके कितने पुत्र हैं? वो मेरे तो 2 पुत्र हैं। फिर यही समझो कि दोनों के हिस्से 50-50 गज जगह ही आएगी। उसमें उनका ही गुजारा मुश्किल होगा। फिर आपकी जगह किसी वृद्धाश्रम में होगी। आज आप अपने सास ससुर को बुरा समझती हैं, कल को आपको भी सास ससुर बनना है। यही देखकर ही मैंने आपके सास ससुर से कहा था कि आप बहुत सुखी हैं जो अपने ही घर के एक कोने में रह रहे हैं। आपके बाद तो यहाँ पर होने वाले वृद्धों को वृद्धाश्रम ही में ही जाना पड़ेगा। कमला यह सुने जा रही थी। उसकी आंखों से अश्रुधार फूट पड़ी थी। आंखों से बहता पानी गालों से होता हुआ ठोड़ी के नीचे की ओर बहने का सहारा न मिलने के कारण असहाय होकर टपकने लगा। मेरे चुप होने के बहुत देर बाद कमला अपना कांपते हुए होठों को धीरे धीरे हिलाने लगी। शायद वह कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, मगर उसकी जुबान उसका साथ देने से इनकार कर रही थी। कुछ देर तक उसके होंठ ऐसे ही मरते हुए फड़फड़ाते पंछी की भांति कांपते रहे। अंत में खुले और कमला ने बोलना शुरू किया। आज तुमने मुझे बहुत बड़ी सीख दी है। आज तक मैंने अपने आस पड़ोस और अपने घर में दबदबा बनाकर रखा है। किसी से झगड़ा करना मेरा एक रोज़मर्रा का काम हो गया था। इस कार्य से मैं अपने आने वाले कल को बिल्कुल ही भूल गई थी। मैं तो यही सोच रही थी कि आने वाले समय में भी मेरा ऐसा ही दबदबा बना रहेगा। मुझे नहीं पता था कि ये दिन कभी किसी के एक समान नहीं होता है। आज मेरा समय है, कल को मेरी औलाद मुझे देखकर मेरे साथ भी ऐसा ही व्यवहार करेगी। यदि मैं अपने बुजुर्ग सास ससुर की सेवा करूंगी तो हो सकता है कि मेरी औलाद भी मेरी सेवा करे, अन्यथा बुरी दशा तो होनी ही है। नहीं, मैं आज के बाद अपने सास ससुर की मन से सेवा करूंगी
और हाँ, आज के बाद कभी किसी से झगड़ा भी नहीं करूँगी। अब आप मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हुई है। उसकी आप जो सज़ा मुझे देना चाहें वो मुझे स्वीकार है। नहीं नहीं, आप तो मेरी माँ के समान हैं। माँ तो अपनी औलाद को कभी कभी बेवजह पीट भी देती है, तो क्या मैं आपको उसकी सज़ा दूँ? नहीं नहीं, मैंने आपको माफ़ किया। अच्छा, तो मैं अब चलता हूँ। नहीं नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते। आओ, अंदर आओ। क्या आप अंदर ले जाकर फिर से और पीटना चाहती हैं? यह सुनकर कमला खिलखिलाकर हंस पड़ी और कहने लगी, अरे नहीं, आप अंदर तो चलिए, मुझे सेवा का मौका दो। मैं खाना बनाती हूँ, खाना खाकर जाना और हो सके तो माफ़ कर देना। और हाँ, इसे अपना ही घर समझना, आते जाते रहना। हाँ हाँ, ज़रूर। आपका खाना भी खाता, मगर मेरा बहुत सारा समय बर्बाद हो गया। मुझे कई काम करने थे, इसलिए अब तो जाने दो, फिर कभी ज़रूर आऊँगा। माफ़ तो आपको पहले ही कर दिया था। अब बार बार माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करो। यदि आप अंदर नहीं आए तो मैं समझूंगी कि मुझे आपने माफ़ नहीं किया। चलो, मैं आपके घर के अंदर चलता हूँ, मगर खाना नहीं खाऊंगा। खाना ना सही, मगर चाय या कॉफ़ी तुम्हें जो पसंद हो कहो, मैं वही बना कर दूंगी। यदि आप नहीं मानती तो एक गिलास पानी पिला दो। कमला ने एक गिलास पानी लाकर दिया। मैंने पानी पिया और वहाँ से चलने लगा। मैं जब उसके घर से निकला और पीछे मुड़कर देखा तो कमला अब भी मुझे ही देख रही थी। उसके बाद मैं कई बार उनके घर गया। अब तक कमला बिल्कुल बदल चुकी थी। सारे मोहल्ले वाले इसी अचरज में थे कि इसमें इतना बदलाव भला आया तो कहाँ से। कहानी समाप्त। यदि कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।